तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, मृत्यु दंड। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हर जीवित वस्तु के लिए मौत एक खौफ है। मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मौत का महत्व कोई उससे पूछे जिसने अमृत पिया हुआ है, जो चाह कर भी मर नहीं सकता और जो रो रो कर मांगता है तो सिर्फ मृत्यु दंड। गुरुदेव, श्रीमान नागपाशा को फिर से अवसाद का दौरा पड़ा है। वे आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। अम्लीय कुंड में कूदकर फिर से ओफ खजाना हाथ से निकलने के बाद यह इसकी आत्महत्या करने की 12वीं कोशिश है। मैं इसके अवशेषों को अम्लीय कुंड से बाहर खींचता हूँ। आह, आपने मुझे क्यों बचाया गुरुदेव। अमरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, हमारे राज खजाने की प्राप्ति, लेकिन उसमें मैं 2 बार विफल हो गया। एक बार खजाना मेरी नाक के नीचे से निकाल लिया गया और दूसरी बार नागराज ने मुझे मात दे दी। अब असफलता का सहरा अपने सिर पर बांधकर मुझे नहीं जीना है। मुझे मृत्यु का तरीका बताइए गुरुदेव, मौत दीजिए मुझे, मौत। बकवास बंद कर नागपाशा। होश में आ नागपाशा, होश में आ। हमारी हार नहीं बल्कि हमारी जीत हुई है। हमने तिलिस्म के अंदर रखा खजाना बाहर निकलवा लिया है और अब वो खजाना देव कालजयी के संरक्षण में भी नहीं है। इन दोनों सूरतों के रहते खजाने तक पहुंच पाना भी असंभव था। अब खजाना नागराज के पास है और नागराज एक मामूली सा इंसान है, या शायद मामूली इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली। उससे खजाना हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसी मामूली नागराज ने मेरी खोपड़ी को फुटबॉल बना दिया था। उस बार तू अपने अमर होने के नशे में चूर था और फिर वह बूढ़ा वैदाचार्य भी तो था उसके साथ। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैदाचार्य को मैं इस बार टांग अड़ाने का मौका नहीं दूंगा। उस खजाने के पीछे क्यों पड़े हो गुरुदेव। अब खजाना बदल गया है, अब तो चारों तरफ खजाने ही खजाने हैं। कहिए तो मैं भारत सरकार का पूरा गोल्ड रिजर्व उठा लाऊं, या तू उस खजाने का महत्व नहीं जानता नागपाशा, और इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने वह महत्व कभी तुझको बताया ही नहीं। उस खजाने में 3 मणियाँ हैं। हमको सिर्फ वे 3 मणियाँ चाहिए, पूरा खजाना नहीं। और उसके साथ साथ वह पांडुलिपि भी चाहिए जिसमें तेरे और नागराज के वंश के साथ साथ खजाने की चीज़ों के बारे में भी विस्तार से लिखा है। उन 3 मणियों से होगा क्या गुरुदेव। तीनों लोकों पर राज नहीं, समय की तीनों धराओं पर राज, भूतकाल वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों पर हमारा राज होगा, लेकिन सिर्फ तब जब मणियाँ हमारे पास होंगी गुरुदेव, होंगी। आपने यह बताकर मेरा अवसाद दूर कर दिया है। अब हम पांडुलिपि और मणियाँ हासिल करेंगे, और ज़रूर करेंगे। आप पता कीजिए कि खजाना इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर खजाना होगा वहीं पर नागराज भी होगा और वैदाचारी भी। ठीक है, तुम अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता हूँ। नागराज आतंकवाद का दुश्मन, एक ऐसा अनोखा मानव नाग जिसे नफरत थी तो सिर्फ अपराध और आतंकवाद से, और आज भी उसका फर्ज उसे याद कर रहा था। कुछ आतंकवादियों ने उस विमान का अपहरण कर लिया है नागराज। वे 50 करोड़ रुपये और जेल में बंद कुछ आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। विमान में करीब 50 यात्री हैं, अधिकतर औरतें व बच्चे हैं। आतंकवादियों ने आधे घंटे की मोहलत दी है और उनकी अवधि बीत जाने पर हर 5 मिनट में एक बच्चे को मार डालने की धमकी भी दी है। असहाय की जान में नागराज की जान रहती है भारती। उसे लेना इतना आसान नहीं है। मैं पकड़ूंगा इन आतंकवादियों को, लेकिन तुमको प्लेन के पास आते देखकर ही वे आतंकवादी यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। वे मुझे नहीं देख पाएंगे कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं ज़मीन के अंदर अंदर जाऊंगा अपनी सर्प सुरंग के रास्ते से। अब मैं ठीक प्लेन के नीचे पहुंच चुका हूं। कुछ ही पलों बाद नागराज प्लेन का दरवाज़ा खटखटा रहा था। अंदर बैठे आतंकवादी चौंक उठे। ये खटखट कैसी हो रही है, कहीं ये मिलिट्री या पुलिस वालों की चाल तो नहीं है। मैं तो लगातार बाहर नज़र रख रहा हूँ, न तो इधर से कोई आया और न ही उधर से कोई चिड़िया होगी। चिड़िया कहीं ऐसे खटखटाती है, ये तो कुछ और ही है। क्यों डरा रहा है यार, ये कमीने पुलिस वाले हमको डरपोक समझते हैं क्या। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तू अब्दुल और गफूर के साथ यात्रियों को गोली मारना शुरू कर देना। बॉस क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, और वैसे भी फ़िलहाल तो मैं ही बॉस हूँ। दरवाज़ा खुला, देखा बाहर तो कुछ भी नहीं था। खामखा ही डरा दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि प्लेन के पास कोई आया ही नहीं। ओए अब्दुल गफूर, सब ठीक है, चिंता ना करो। दरवाज़ा बंद होने के साथ साथ दोनों की आंखें भी बंद हो चुकी थी। यात्रियों पर नज़र रखे हुए अब्दुल और गफूर चौंक उठे। ये भस्म की आवाज़,
ये भम की आवाज़ कैसी थी? तुम्हारे साथियों की खोपड़ी टूटने की आवाज़ थी। ना ना नागराज, आगे मत आना, वरना वरना मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। मार, चला गोली। देखते हैं कि बच्चे तक पहले तेरी गोली पहुंचती है या मेरा सांप। नहीं, अब तेरी अब तेरी बारी है। बॉस बॉस, नागराज आ गया है, भाग लो भाग लो। चौथा आतंकवादी कार्गो होल्ड की तरफ भागा है, सामान रखने वाली जगह की तरफ। यानी इनका कोई बॉस भी है जो इस वक्त कार्गो होल्ड में मौजूद है। कार्गो होल्ड में। बॉस बॉस, अब कुछ नहीं हो सकता, नागराज आ गया है, अब भाग लो यहाँ से। सिर पर पैर रखकर महानगर में अपराध करेगा तो तुझे नागराज नहीं तो क्या सुपरमैन रोकने आएगा? ये सारा नाटक उसी को बुलाने के लिए ही तो रचा गया था, ताकि वह खुद मेरे पास आ जाए और मुझे उसे ढूंढने के लिए मारा मारा ना फिरना पड़े। तेरा काम खत्म हुआ, अब तू भी खत्म हो जा। यानी यह एक जाल है, एक सोचा समझा षड्यंत्र। कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ नागराज, और तुझे क्यों मारना है यह तो वही जाने जिसने मुझे तंत्र शक्ति से पैदा किया है। खूनखोर को तो सिर्फ एक ही बात पता है कि उसे तेरी जान चाहिए, लेकिन मुझे तंत्र शक्ति से बनाने वाला मेरा दुश्मन है कौन? खूनखोर। हम तंत्र मानवों को यह बताने की इजाज़त नहीं होती है नागराज। कोई बात नहीं, जब तू मरने लगेगा तो अपने आप को बनाने वाले को ज़रूर कोसेगा, तब मुझे उसका नाम खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओफ तेरी ये विष फूंकार, तुझसे खुली जगह पर लड़ना पड़ेगा नागराज, यहाँ पर जहाँ पर तेरी ये विष फूंकार बिखर कर रह जाएगी। अरे नागराज, और वह किसी अजीब से प्राणी से लड़ रहा है क्या? यही है विमान का अपहरणकर्ता? ये उनका बॉस है। अपहरणकर्ता तो बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं। अब सभी तेरी मौत का नज़ारा देखेंगे नागराज, और तेरी भयानक मौत देखकर वे सभी अपने आप मेरे सामने घुटने टेक देंगे। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा, वरना ये अजगर की कुंडली से भी ज़्यादा शक्तिशाली शिकंजा मेरी जान। अरे मैं इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पा रहा हूँ। जरूर इसकी तांत्रिक शक्ति मेरी इच्छाधारी शक्ति को रोक रही है। ऐसी विचित्र तांत्रिक शक्ति रखने वाला भला कौन हो सकता है? अब बचने का दूसरा रास्ता निकालना होगा। कहते हैं कि हमला ही सबसे अच्छी बचाव नीति है, इसलिए अब मुझे हमला करना होगा। अब तू जिंदा नहीं बचेगा खूनखोर, तुझे मैं सिर्फ एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ूंगा। तू मुझे उस तंत्र साधक का नाम बता दे जिसने तुझे बनाकर मुझे मारने के लिए भेजा है। यह तू मुझसे कभी नहीं जान पाएगा नागराज। तो फिर तुझे बिना नाम बताए ही मरना होगा। शैतान, गर्दन कटने से तंत्र मानव नहीं मरा करते नागराज, ऐसे तुझ जैसे साधारण मानव मरते हैं। अब तक मैंने तेरी शक्ति को परख लिया है नागराज, इसलिए अब इस खेल को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। अब तुझे लंबा खींचेगा खूनखोर। सुई जैसे नोकीले छोर नागराज के शरीर में आ धंसे। नागराज मुसीबत में है, वह तंत्र मानव उससे बेबस कर रहा है। आज मैं कोई तंत्र लेकर साथ क्यों नहीं आई? नागराज को बचाना होगा, बचाना होगा। शूट हिम कमिश्नर साहब, किल हिम। जवानों, टेक एम एंड फायर। गोलियों के थक्के से खूनखोर को पीछे धकेल दिया। नागराज आज़ाद हो गया, लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने आप को संभाल पाता, उसकी आंखों के सामने पहले तो पुलिस वाले बेबस हो गए और फिर दोबारा नागराज तड़प उठा। अब मुझे खूनखोर की असली शक्ति समझ में आ गई है। इसके नोकीले सिरे दरअसल में इंजेक्शन की मोटी सुइयों जैसे हैं, और इनके जरिए ये मेरा रक्त चूसना चाहता है ताकि मैं शक्तिहीन हो जाऊं और ये मुझे मार सके। यानी मुझे इसकी गर्दन नहीं, इसके नोकदार सूंड जैसे हाथों को पहले काटना चाहिए था। अरे मेरे नाक फनी सर्प इन सूंडों को काट नहीं पा रहे हैं। मेरी सूंडों को सिर्फ हीरे काट सकते हैं नागराज, और कुछ भी नहीं। मेरे अंदर इन सुइयों को अपने शरीर से बाहर निकालने की भी ताकत नहीं बची है। वह प्लेन जो टेक ऑफ करने जा रहा है वह मेरी मदद कर सकता है। नागराज के शरीर में अभी भी इतनी जान बाकी थी कि वह सर्प रस्सी को छोड़कर भागते प्लेन में फंसा सके, और नागराज की हरकत का मतलब समझ पाने से पहले ही नाग रस्सी का दूसरा सिरा खूनखोर के पैर से लिपट चुका था, और अगले ही पल एक झटके के साथ नागराज के शरीर में धंसी खोखली सुइयां निकल चुकी थी, और प्लेन से लटका खूनखोर हवा में ऊंचाइयां नाप रहा था। घबरा मत खूनखोर, तू ज़्यादा देर तक प्लेन से लटका नहीं रहेगा। जब प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा तो मेरी सांप रस्सी अत्यधिक ठंड के कारण अपने आप टूट जाएगी, और अगर तब तक तू ठंड से न मर गया तो गिर कर जरूर मरेगा।
वाह नागराज वाह, तुमने जिस तरीके से खूनखोर को खत्म किया है वह बेमिसाल है। अभी तो सिर्फ खूनखोर खत्म हुआ है भारती, वह नहीं जिसने मुझे मारने के लिए खूनखोर को पैदा किया था। आखिर वह कौन हो सकता है? मेरे दुश्मन में तांत्रिक है भी तो बहुत सारे। खैर जल्दी ही उसका पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार असफल होने पर वह मुझ पर दोबारा हमला भी जरूर करेगा। वहाँ से दूर एक निर्जन उजाड़ द्वीप पर वह तांत्रिक मौजूद था। नागराज, तू हर बार कैसे बच जाता है नागराज? नगीना, अगर तू मर जाता तो वह खजाना हासिल करना कितना आसान हो जाता, जिसको मैं तुझसे दोस्ती करने का नाटक करने के बाद भी हासिल ना कर सकी। ऐसे शक्तिहीन होकर जीने का कोई फायदा नहीं है। ले तांत्रिक के देव यक्ष गरलगंट, नगीना अपनी आत्मा और अपने शरीर को तेरी यज्ञ अग्नि में समर्पित करती है। तेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया है नागतंत्रिका नगीना, परंतु हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। बता, ऐसा क्या हो गया जिसने तुझे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया, और तू मुझसे क्या चाहती है? यक्ष राक्षस गरलगट, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे खजाना खजाना चाहिए यक्ष, खजाना। वह खजाना जिसके कारण मैं नागराज को मित्र बनने तक को तैयार हो गई, लेकिन वह खजाना मुझे नहीं मिला। अगर मैं वह खजाना हासिल कर लेती तो नागद्वीप आज मेरे अधीन होता, कालदूत के या मणिराज के राज परिवार के अधीन नहीं। तू तो एक तांत्रिका है नगीना, तुझे धन से क्या काम? मैं एक नागिन भी हो गरलकंठ। नागों को धन से गर्मी आती है और यह गर्मी हमको शक्ति देती है, वरना हम नाग मूर्ख नहीं होते जो खजानों पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं। समझ गया, तू नागराज को मारने की शक्ति चाहती है। ऐसी ही शक्ति हमसे नागद्वीप के राजतांत्रिक विषधर ने भी मांगी थी, लेकिन वह सफल रहा। तुझे भी ऐसी शक्ति दूँ क्या? नहीं देव, ऐसा प्रयास मैं कर चुकी हूँ। नागराज को मारने की कोशिश करनी मूर्खता है। मुझे उसको गुलाम बनाने की शक्ति दीजिए, ऐसी शक्ति जिससे नागराज तो क्या, कालदूत तक मेरा गुलाम बन जाए। बुद्धिमता वाला वरदान मांगा है तूने नगीना। ले, मैं तुझको यह अंकुश प्रदान करता हूँ। वह अंकुश जिससे हाथी तक को साधाया जाता है। इस तांत्रिक अंकुश से कई अंकुश पैदा होते हैं, और वे अंकुश जिसके शरीर में धस जाएंगे वह तेरा गुलाम बन जाएगा। तेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब हम चलते हैं। एक पल रुकिए गरलगट, पहले यह देख तो लूँ कि यह अंकुश सचमुच काम करता है या नहीं। इस निर्जन द्वीप में तुझको छोटे मोटे जीवों के अलावा और कोई प्राणी नहीं मिलेगा नगीना। उन पर इस अंकुश को प्रयोग करने का भला क्या लाभ होगा? मैं उन पर नहीं, तुम पर इस अंकुश का प्रयोग करूंगी गरलकंठ। बताओ, अब तुम मेरे गुलाम हो या नहीं? हाँ स्वामिनी, मैं आपका गुलाम हूँ। तुम अपने ही वरदान से बन गए हो गरलगंठ। अब तुम मेरे साथ महानगर चलोगे और मेरे लिए खजाना हासिल करोगे। नगीना का खजाना प्राप्त करने का मकसद था इच्छाधारी नागों के उस द्वीप नागमणि द्वीप पर राज करना, जिसको कुछ लोग नागद्वीप भी कहते हैं। नागद्वीप में आज का वातावरण थोड़ा सा गमगीन था, क्योंकि आज तुम्हारे पिता मणिराज सर्प की चौथी बरसीय विसर्पी और पिछले 4 वर्षों से उनकी अस्थियां और भस्म उनकी इस समाधि पर ही रखी हुई है, क्योंकि नागद्वीप के नियमों के अनुसार जब तक उचित उत्तराधिकारी शासन को संभाल न ले तब तक पूर्व राजा की भस्म को सागर देव के सुपुर्द नहीं किया जाता। तुम अभी तक कार्यकारी शासक के रूप में राज का कार्यभार संभाल रही हो, लेकिन तुम विवाह करके नागद्वीप को एक शासक दे सकती हो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मैं जानती हूँ महात्मन, और इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। नागराज के अलावा मैं और किसी से विवाह करने की सोच भी नहीं सकती, और नागराज आधुनिक दुनिया को छोड़कर यहाँ पर रह नहीं सकता, इसलिए समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है। मैं नागराज को यहाँ पर बुलाकर स्वयं उससे बात करूँगा। महात्मा कालदूत, महात्मन क्या बात है? नागफनीस, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और हाँफ भी रहे हो? भागता हुआ आया हूँ महात्मन। विद्रोही नागों के सेनानायक दशांक ने राजमहल पर हमला कर दिया है, और महल के रक्षकों तथा विद्रोही नागों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। ओह, एक पूर्ण शासक के न रहने से पूरे नागद्वीप में अव्यवस्था फैल गई है। आज के दिन मैं अपने हाथों को खून से रंगना नहीं चाहता। नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज, तुम अपने साथियों के साथ जाकर महल की रक्षा करो। जो आज्ञा महात्मन। देखा विसर्पी, विद्रोही नागों की शक्ति और हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुमको जल्दी निर्णय लेना होगा पुत्री, वरना नागद्वीप शमशान द्वीप बनकर रह जाएगा। नागद्वीप शमशान मेरी लाश पर बनेगा महात्मन, मेरे जीते जी नहीं। दशांक एक
अति शक्तिशाली जुझारू नाग था। आज तक उसे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सका था, लेकिन नाग अर्जुन, सिंहनाग, सर्पराज एवं नाग प्रेती वही करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोकने की कोशिश करनी छोड़कर मेरा साथ दे नागार्जुन। नागद्वीप को एक शासक की जरूरत है और नागमणि द्वीप को मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक मिल ही नहीं सकता। यह फैसला करना राज परिवार का हक है दशांक, या फिर नागद्वीप की जनता का, तुम्हारा नहीं। तो फिर पहले तुम सब खत्म होगे, फिर कुमारी विसर्पी के साथ राज परिवार खत्म होगा और फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने वाला हर नाग नष्ट होगा। दशांक के अलावा नागमणि द्वीप का शासक और कोई नहीं बन सकता। नागार्जुन के घातक तीरों को अपने शरीर से खींचकर दशांक ने उनका वार नागार्जुन पर ही कर दिया। एक कराह के साथ नागार्जुन नीचे आ गिरा। नागार्जुन को घायल करके तू यह मत समझना कि अब तू महल में घुसकर सिंहासन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा। सिंहनाग के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर तू रहेगा ही नहीं सिंहनाग। जब तक तू इस चक्र की कैद से आज़ाद होगा तब तक मैं महल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँगा। सर्पराज नागप्रेती, इसे रोको। मैं दशांक के सैनिकों से निपटता हूँ। नागप्रेती, तुम शशांक के पीछे जाओ। वह जरूर राजदंड लेने महल के अंदर जा रहा है। राजदंड हाथ में आते ही वह उसकी मंत्र शक्ति का प्रयोग नागद्वीप की जनता पर करेगा। दशांक महल के हर गलियारे से अच्छी तरह से वाकिफ था। आहा, वह रहा राजदंड मेरी नज़र के सामने। सिर्फ तेरी नजरें ही राजदंड तक पहुंच सकती है शशांक, तेरे हाथ नहीं। नागप्रेती, तो अब तू मुझे खाने आया है। हाँ नागप्रेती, तेरा स्वाद चखना चाहता है दशांक। जरा देखूं तो कि विद्रोही नाग का स्वाद भला कैसा होता है। और तू तो जानता ही है कि नागप्रेती एक बार जिसको खाना शुरू कर दे फिर उसको पूरा खाए बगैर रुक नहीं सकता। तो खाता रहा, मैं इस हाथ को अपने शरीर से ही अलग कर देता हूँ और फिर तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग करूँगा। वार प्रचंड था। नागप्रेती का सिर तो धड़ से अलग नहीं हो पाया, लेकिन दिमाग से होश जरूर अलग हो गया। नागप्रेती बेहोश हो गया था। अब यह राजदंड मेरा है, दशांक का, सिर्फ दशांक का। अरे, इसे मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर भी ये हिल तक नहीं रहा है। यह दंड तुझसे नहीं हिलेगा दशांक। तेरे जैसे 10 मिलकर भी ताकत लगाए तो भी नहीं हिलेगा, क्योंकि यह राजदंड राज परिवार के हाथों को पहचानता है, या फिर उस हाथ को पहचानेगा जिसे नागरिक राज करने की अनुमति देंगे। तेरे हाथ इन दोनों में से किसी भी प्रकार के नहीं हैं कुमारी विसर्पी। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी इस राजदंड की मंत्र शक्ति से तुझे जमीन पर घुटने टेकने के मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तेरा उदाहरण बनाकर उन विद्रोही नागों के सामने पेश करना है जो राज परिवार को कमज़ोर समझते हैं। आज वे सभी देख लेंगे कि राज की बागडोर एक स्त्री के हाथों में जरूर है, लेकिन कमज़ोर हाथों में नहीं है। रुक जा विसर्पी, मेरे धैर्य का इम्तिहान मत ले, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि दशांक ने एक स्त्री पर हाथ उठाया था। अपने झूठे उसूलों की आड़ में अपनी कायरता मत छिपा दशांक। अगर पीटने का डर है तो मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। माफ़ी दशांक? माफ़ी देता है, मांगता नहीं। अब तू मुझे दोष मत देना कि मैंने तेरी जान ले ली। मैं वह राजकुमारी नहीं हूँ दशांग जो फूलों के बिस्तर पर सोती रहती है। मेरी परवरिश कांटों के बीच में हुई है। पिताजी ने मुझे और भैया विषप्रिय में कभी भेद नहीं किया। मुझे भी वे सारी युद्ध कलाएं सिखाई गई है जो एक राजकुमार को सिखाई जाती है, और वे कलाएं तेरे जैसे विद्रोही का सिर कुचलने की को काफ़ी है। माफ़ी कुमारी विसर्पी, मुझे माफ़ी दे दो, जान बख्श दो मेरी। माफ़ी नागद्वीप की प्रजा से मांग और अपने विद्रोही साथियों से आत्मसमर्पण करने को कहे। आत्मसमर्पण करने को कोई बचा ही नहीं है राजकुमारी। विद्रोहियों को कुचल दिया गया है और दशांक को आपने कुचल दिया है। कुमारी विसर्पी की जय हो। हम तुम्हारी क्षमताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए विसर्पी। तुमने अपनी शक्ति तो दिखा दी, लेकिन मणिराज के वंश को अब आगे बढ़ाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अपना यह फर्ज मत भूल जाना। नहीं भूलूंगी महात्मन, मुझे सिर्फ उचित समय का इंतजार है। उस समय का जब नागराज नागद्वीप का सिंहासन संभालने को राजी हो जाएगा। नागराज, आज मैं तुमसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पर उस खूनखोर को तुमने खत्म तो कर दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि उसने तुमको मृत्यु के द्वार तक पहुँचा दिया था। और भगवान न करे कि अगर ऐसा हो जाता तो रक्षक राज के कुल का नाम तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता। आप ठीक कह रहे हैं दादा वेदाचार्य, इस तरफ तो मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, लेकिन सिर्फ मृत्यु के डर से मैं अपराध और आतंकवाद को खत्म करने से पीछे नहीं हट सकता।
मैं तुमको पीछे हटने को नहीं कह रहा हूँ नागराज, इस कुल के नाम को जिंदा रखने की बात कह रहा हूँ। इस वंश को आगे बढ़ाओ, विवाह करो नागराज, ताकि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो भी तक्षक राज के कुल का दीपक जलता रहे, यह वंश आगे चलता रहे। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। अभी तो मुझको सेंट्रल हॉल पहुंचना है, वहां पर पुरातत्व विभाग वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग वाले, उनको तुमसे क्या काम पड़ गया? वे उस खजाने का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसे मैंने सरकार को सौंपा था। प्रदर्शन कई शहरों में किया जाएगा। आज यह प्रदर्शन महानगर में हो रहा है और उन्होंने खास तौर से मुझे उस खजाने की निगरानी करने के लिए कहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आम जनता उस खजाने को खुद देख सकेगी जिसके बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ती है। यही सोचकर मैंने भी हामी भरी है भारती। लेकिन इस प्रदर्शन में काफ़ी खतरा है। इस बेशकीमती खजाने के ऊपर न जाने कितने अपराधियों की आंख गड़ी होगी और उनको खजाने से दूर रखना मेरा काम है। आपको अचानक नागराज के वंश का कैसे ध्यान आ गया दादाजी? इस पांडुलिपि के कारण, जिसे खजाने के साथ रखा गया था। आज मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ और इसमें तुम मेरी सहायता करोगी, क्योंकि मैं तो यह पांडुलिपि पढ़ नहीं सकता। जरूर दादाजी, मुझे भी जानना है कि इसमें आखिर लिखा क्या है। नागराज के जाने के थोड़ी ही देर बाद उसके बंगले के बाहर, मेरा यंत्र गलत संकेत नहीं दे सकता। पांडुलिपि यहीं पर है, लेकिन यह मकान साधारण नहीं है। आम इंसान को देखने से तो यह एक साधारण निवास लगेगा, लेकिन यह एक जटिल तिलिस्म है। इसका निर्माण अवश्य ही वेदाचार्य ने किया है और इसमें ऐसे घुसना अपनी मौत को आप बुला देना है। मुझे खास इंतजाम करना होगा। गुरुदेव की उंगली अपने ही शरीर की खाल में घुसकर उसको उधेड़ने लगी और फिर उस खाल पर एक खास रसायन मिश्रण के गिरते ही उस अधड़ी खाल की कोशिकाएं आश्चर्यजनक गति से बढ़कर एक मानवीय आकार लेने लगी। अब मेरा प्रतिरूप तरवाल पहले इस निवास में घुसेगा और मैं जाऊंगा इसके पीछे पीछे। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।